हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित पेजेस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कणों के निकाय एवं घूर्णी गति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग द्रव्यमान केंद्र को समझे थे, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। और अभी जो हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है बल आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, और जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। इस टॉपिक को समझेंगे। उम्मीद करेंगे आपको सारा टॉपिक बेहतर समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, जिसको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड जो है क्या क्या फार्मूला आता है। चलिए शुरू करते हैं। बोलो भाई, द्रव्यमान केंद्र तक समझ चुके थे ना लास्ट क्लास में? द्रव्यमान केंद्र तक, सेंटर ऑफ मास कौन कौन नहीं लिखा है भाई? परवीन भाई नहीं लिखा था, तुम लिख के कंप्लीट किया है कि नहीं? दिखाओ थोड़ा हमको। हाँ भाई, तुम तो लिख लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और बाकी सब लिखा है? तपन भाई तुम लिखा? तो फिर कैसे लिखा कि नहीं लिखा है उतना हम नहीं जानते हैं। तुम लिखा है कि नहीं लिखा? चलो, तुम नीतीश लिखा है? चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले वृत्तीय गति वाला टॉपिक को समझना शुरू किए थे। फटाफट में एक बार रिकॉल करते हैं। वृत्तीय गति या फिर समरूप वृत्तीय गति क्या होता है, इसके बारे में समझे थे। कोणीय विस्थापन क्या होता है, उसको समझे थे। कोणीय वेग क्या होता है, क्या उसको समझे थे। कोणीय त्वरण क्या होता है, उसको समझे थे। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, उसको समझे थे। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, उसको समझे थे। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको समझे थे। ये सारा एक वृत्तीय गति का टॉपिक हो गया। ये जो टॉपिक था ना, ये वृत्तीय गति का टॉपिक था। अब हम लोग आते हैं जो है कणों के निकाय और घूर्णी गति में। सबसे पहले रिजिड बॉडी, मतलब ये चैप्टर के अंदर ही वो भी टॉपिक आया था, लेकिन वो मान सकते हैं कि वृत्तीय गति के अंतर्गत वो सारा घटना घट रहा था। उसके बाद हम लोग दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी, उसको लिखे थे। फिर हम लोग घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसको समझे थे। तत्पश्चात हम लोग द्रव्यमान केंद्र को समझे थे कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और उसका फॉर्मूला जो है क्या क्या आया था, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूला को देखे थे कि RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू बटा M1 प्लस में M2। RCM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, और R को हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर, जिसको स्थिति सदिश कहते हैं। R जो है हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। और इसमें यदि x अक्ष और y अक्ष के लिए भी एक फॉर्मूला लिखे थे कि अगर XCM निकालना हो तो वो हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 बटा में M1 प्लस M2। और YCM, y अक्ष के लिए सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो M1 y1 प्लस M2 y2 बटा में M1 प्लस में M2। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इस सब से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आपका सवाल सॉल्व पॉसिबल नहीं है, सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं बल आघूर्ण के बारे में, जिसको हम लोग जो है टॉर्क कहते हैं। इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग बल आघूर्ण को समझ लेते हैं, फिर हम लोग जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे। उम्मीद करेंगे सारा टॉपिक समझ में आया होगा और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी, कोई सवाल कहीं से कुछ पूछना है तो पूछिए, और नहीं तो आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। अब हम बल आघूर्ण टॉर्क को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। चलिए, न्यूमेरिकल सवाल सब हम अभी सॉल्व करेंगे, बस ये दो टॉपिक खत्म कर लेते हैं और कोणीय संवेग, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे, जो जो दिक्कत आएगा उसको। लेकिन हम आपको बोले थे कॉपी में क्वेश्चन उतारिएगा और उसके एक बार सॉल्यूशन देखिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप नहीं किए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है। एक दो क्वेश्चन किए हैं, सब तो नहीं किए होंगे। अच्छा, जो बना है वही वाला लिखे थे, जो नहीं बना है उसको काट के। चलो, मुझे पूरा उम्मीद है कि रेहान भाई हमको बताएगा कि बल आघूर्ण या फिर टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है। समथिंग समथिंग, एवरीथिंग इज ब्लैंक। इस टॉपिक से रिलेटेड माइंड एकदम ब्लैंक नहीं। समथिंग समथिंग, वही है कुछ तो बताइए। देखो कैसे एक्सप्लेन करता है परवीन। अभी परवीन कभी मेरा तोड़ता नहीं है दिल, ये हमेशा जोड़ता है। परवीन कभी भी मेरा दिल तोड़ता नहीं है,
ये हमेशा क्या करता है, मेरा दिल जोड़ता है। चलो लेट्स गेट स्टार्ट, डोंट बी लेट मिस्टर परवीन कुमार। हाँ बता दो। जो लिखा है ना आप जो नोट वाला भेजे, हाँ क्या क्या जो लिखा है, ठीक है, फिर भी तुमको क्या समझ में आया फिर भी? किसी को मतलब दरवाजे उसमें बॉल लगता है तो गया। अरमान भाई प्लीज एक्सप्लेन मिट। नीतीश बाबू कुछ बताना चाहेगा? समथिंग समथिंग? नहीं, हमको तो मोदी जी पे भरोसा है, ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। मोदी जी बताइए। चलिए शुरू करें भाई, आइए शुरू करते हैं। जैसे बल आघूर्ण या फिर उसको, एक होता है बल युग्म का आघूर्ण, एक होता है बल आघूर्ण, ठीक है ना। एक बल युग्म का आघूर्ण और एक बल आघूर्ण, दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। जैसे मान लेते हैं, समझते हैं फटाफट। मान लेते हैं कि ये हमारा एक दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी जिसको कहते हैं। इस रिजिड बॉडी की जगह आप मान लीजिए कि एक छड़ है हमारे पास, ये हमारा एक छड़ है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे जो सबसे परम दोस्ती दिखता है ना, वो रेहान और परवीन के बीच का दोस्ती दिखता है, और दोनों खच रहा है, दोनों पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बचपन में इन दोनों का उतना दोस्ती था नहीं, 11-12 में थोड़ा दोस्ती बढ़ गया है ज्यादा। चलिए, तो ये हमारा एक दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, जिसमें से ये हमारे हैं रेहान भाई साहब। ये हमारे रेहान भाई साहब है जो इस दृढ़ पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है। देखिए, साइंस को कहानी से पढ़ने में बहुत मजा है। साइंस को कहानी से पढ़िएगा ना तो वो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आप कहानी से ही साइंस को समझाएं। हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते नहीं है, पहले हम कहानी सुनाते हैं फिर उस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो मेरा जो तरीका है वही है। उसी तरह से ये हमारे हैं परवीन भाई साहब, ये हमारा परवीन भाई साहब है। वाओ नाइस लुकिंग, वाओ नाइस लुकिंग। लेकिन शायद परवीन लड़की जैसा दिख रहा है। इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, दोनों में दोस्ती है, कभी नहीं चाहेगा कि हम इसको हराएं, ये हमको हराए। आप इस बात पर, इस पर आप कॉन्सेप्ट, अगर आप इसका कंक्लूजन निकालिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा, तो जब इधर से रेहान भाई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से परवीन में 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसका नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा। जब इसका नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि इधर से 5 प्लस 5 न्यूटन, इधर से माइनस 5 न्यूटन, और प्लस 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। नेट फोर्स क्या है ब्रो? 0 के बराबर है। अब जब यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो क्या इस रड पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मजे वाली बात है, ये समझिए, सबसे मजे वाली बात क्या है, इस बात को समझिए। अब ये दोनों अलग अलग जगह पर हो जाते हैं। अभी ये एक ही पॉइंट पर बल लगा रहे थे, लेकिन समान बल लगा रहे थे। अभी भी तो दोनों में दोस्ती टिका हुआ है, लेकिन ये दोनों अभी अलग अलग जगहों पर बल लगा रहे हैं। परवीन बाबू जो बल लगा रहा है वो ऊपर में बल लगा रहा है, रेहान बाबू जो है वो नीचे में बल लगा रहा है। रेहान बाबू क्या कर रहा है? नीचे में बल लगा रहा है। देखिए, दोनों में तो 5-5 न्यूटन का ही बल लग रहा है, दोनों में क्या लग रहा है? 5-5 न्यूटन का ही तो बल लग रहा है। लेकिन आप विचार कीजिए इस बात पर कि इस स्थिति में भी 5-5 न्यूटन का ही बल लग रहा था और नेट फोर्स 0 था, जिसके कारण इस रड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
क्या इस रड में भी वही होगा कि इस रड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब इस पर कौन सहमत है कि इस रड पर प्रभाव पड़ेगा? हाथ उठाइए जो जो सहमत है। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा सहमत इसी चीज पर है। और तुम लोग जो है सहमत नहीं है कि रड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो पड़ेगा उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे, क्यों पड़ेगा, इस रड पर प्रभाव क्यों पड़ेगा? दोनों में तो नेट फोर्स 0 है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेट फोर्स तो 0 है भाई, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन। अगर इधर से +5 तो इधर से -5, तो +5 और -5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 है फिर भी इसमें क्या घटना घटेगा इस रड पर? क्या आप मानते हैं कि इस रड की स्थिति ऐसा हो जाएगा? नहीं मानता है? इस बात पर थोड़ा तुम विचार करो। ये हमारा रड है, देखो भाई, ये हमारा रड है, इधर से हम खींच रहे हैं, उधर से वो खींच रहा है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। अब क्या होगा इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर दो समान बल, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी समान बल लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब हम आपको आ रहे हैं साइंस का कॉन्सेप्ट बताने के लिए। जब दो समान बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं, कौन दिशा में? परंतु उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो वो पिंड घूमना शुरू कर देगा। कुछ नहीं होगा भाई, अगर इन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है तो ये पिंड घूमना शुरू कर देगा। तुम इस चीज को देख सकता है, अपना दैनिक जीवन में ये एग्जाम्पल को समझ सकता है। कुछ भी चीज रहता है ना, तो मान लेते हैं कि तुम बोलते हैं कई बड़ा घर, हम बड़ा घर, बहुत हार्ड चीज है, घूम नहीं रहा है, या फिर उसको उसका स्थान में ऐसे करके घुमाना चाह रहे हैं, या फिर उसको ऐसे करके टेढ़ा करना चाह रहे हैं, तो उस चीज को बहुत हार्ड चीज है। तो अगर दोनों यहाँ पे हाथ, यहाँ पे तुम भी हाथ, तो उस पर कुछ नहीं, घुमा नहीं पाएगा। लेकिन बोलेगा तुम भी घोड़ा में पकड़ो, हम भी घोड़ा में पकड़ते हैं, तो हम घोड़ा दे, तीनों घोड़ा दे दो, हम घोड़ा दे दो, और लगा तो ये डिगेटा ना, ये डिगेटा छी। भाई थोड़ा सोचो इस बात पर, कल्पना करो अपने आप में कि इस बात पर, इधर से बहुत हार्ड चीज है ये। अब इस बार हम भी घोड़ा में यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसको बल लगा रहे हैं, तो ये कभी कुछ इसका कोई घूमेगा नहीं है। लेकिन यही फील्ड में यहाँ पर कोई आदमी इधर खींच रहा है और कोई आदमी इधर खींच रहा है, हम इधर खींच रहे हैं और वो उधर खींच रहा है, भैया ये घूमना शुरू कर देगा। ये क्या शुरू कर देगा? घूमना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है कि नेट फोर्स 0 है लेकिन घूम कैसे रहा है? सवाल ये है कि नेट फोर्स 0 है लेकिन ये घूमना कैसे शुरू कर रहा है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। इनकी क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जिसके कारण ये घूमना शुरू कर देता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल में आएंगे, तर्क का एग्जाम्पल में। तो बल, इसको हम लोग कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। इसको क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो समान बल विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, विपरीत दिशा में काम कर रहा हो, एवं उन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, सबसे बड़ी बात यही है कि इन दोनों बलों को क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तब इस प्रकार जो बल काम करता है उसको हम लोग कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो इसका मतलब है, इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में जो रेहान भाई का क्रिया रेखा कैसे बनाते हैं सर? ये भी तो होना चाहिए। क्रिया रेखा कैसे होता है सर? क्रिया रेखा जिस ओर बल लगा रहा है उस ओर एक लाइन खींच दो, इधर बल लगा रहा है तो इस ओर लाइन खींच दो। तो रेहान भाई द्वारा क्रिया रेखा ये रहा। परुण भाई इधर बल लगा रहा है तो इधर एक लाइन खींच दो। देखिए दोनों का क्रिया रेखा समान है, दोनों का क्रिया रेखा क्या है? समान है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परवीन भाई बल लगा रहा है तो इसका क्रिया रेखा ये हो गया। रेहान भाई ये लगा रहा है तो रेहान का क्रिया रेखा ये हो गया। एक क्रिया रेखा यहाँ पे है, एक क्रिया रेखा यहाँ पे है, दोनों की क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है।
जब दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है तो क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये पिंड घूमना शुरू कर देता है। ये पिंड क्या शुरू कर देता है? घूमना। अब हम चाहते हैं इस बात को निकालना कि अगर ये पिंड घूमना शुरू कर रहा है तो बताइए कि इस पर अगर कोई भी चीज घूमना शुरू करता है ना तो उसको बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको घुमाने में कितना बल आघूर्ण लगाया गया ये हम निकालना चाहते हैं। इस चीज को घुमाने में कितना बल आघूर्ण लगाया गया, इस बात को हम निकालना चाहते हैं। ये मेन पॉइंट है कि अगर ये बल आघूर्ण ये घूमना शुरू कर दिया, जब ये घूमा तो बल लगाए तभी तो वहां पे हम बोलेंगे कि कितना बल आघूर्ण लगाया गया, कितना बल आघूर्ण लगाया गया। अब हमको पता करना है कि इसको घुमाने में कितना बल आघूर्ण लगाया गया। मजे वाली बात यह है कि बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? टाउ से। এটা কি জিনিস স্যার? এটা কি জিনিস? এটা কোনো জিনিস বটে? এটা কোনো জিনিস বটে? হ্যাঁ স্যার, আপনি বলো তো এটা কোনো জিনিস বটে? तो बल आघूर्ण मतलब क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं टॉप, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, स्टॉप, स्टॉप है हो, स्टॉप। चलिए, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई? टॉ से। टॉ का फॉर्मूला होता है कि दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों बलों में से कोई एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा उस चीज को देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं जो रड की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ध्यान दो जी, ध्यान दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस रड की लंबाई कितनी है? एल है। इस रड की लंबाई कितनी है? एल। तो इधर से एफ बल लगाया गया और इधर से भी एफ बल लगाया गया। दोनों में तो समान बल लग रहा है। दोनों बलों में से कोई एक बल, क्या बल लग रहा है? एफ बल। दोनों बलों में से कोई एक बल, कोई एक बल। अब बल क्या लग रहा है? एफ बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ बल। तो दोनों में से कोई, दोनों बलों में से कोई एक बल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, क्या ये लंबवत दूरी है? लंबवत दूरी नहीं है ब्रो, 90 डिग्री होना चाहिए। लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये हमारा और ये दोनों हमारा क्रिया रेखा है। इसके बीच में ये लंबवत दूरी नहीं है, ये लंबवत दूरी होगा। समझा ब्रो? समझा मोदी जी? लंबवत दूरी ये होगा भाई, समझ गए? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेना है। क्रिया रेखा के बीच की किसकी दूरी? क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी यहां पे लिख रहे, दोनों बलों के क्रिया रेखा, क्रिया रेखा, तोर क्रिया हमर क्रिया नहीं, क्रिया रेखा, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है ना? तो देखिए, ये हमारा क्रिया रेखा और ये हमारा क्रिया रेखा है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है। इसके बीच की लंबवत दूरी क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का दूरी निकालना है। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? तो देखिए, अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है ब्रो? अभी एफ गुना दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स। तो टॉ बराबर एफ इंटू, क्या हमको एक्स अभी पता है? अभी हमको एक्स पता नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम साइन थीटा का मान लेंगे। अब नामकरण संस्कार कीजिए। ए बी सी, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। बुढ़ा लंब बटा कर्ण, एसी बटा
ए बी, AC बटा ए बी। तो साइन थीटा बराबर AC, AC क्या है x, ए बी क्या है l। तो x बराबर क्या है, इससे तो गुना हो जाएगा, कितना हो गया l साइन थीटा। x का वैल्यू क्या आएगा l साइन थीटा, l साइन थीटा। इसको दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे n कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी इसको रहने दीजिए, इसका जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। तो ट बराबर क्या हो गया FL साइन थीटा, FL साइन थीटा। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है FL साइन थीटा। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये टॉर्क किन किन बात पर निर्भर करेगा, टॉर्क किन किन बातों पर निर्भर करेगा। देखिए टॉर्क जो है वो बल तो समान है, दोनों में बल समान लगेगा। ये L जितना ज्यादा होगा, जे पिंड की लंबाई जितना ज्यादा होगा, उसका घूर्णन प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। इस L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। थीटा बढ़ने पर उसका घूर्णन प्रभाव उतना ज्यादा होगा, थीटा घटने पर उसका घूर्णन प्रभाव उतना कम होगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल बता दीजिए सर, तब मजा आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल बता दीजिए। जो नोट में आप दिए थे उसमें ये क्या होते हैं, चलो एल साइन थीटा में नीचे में लिखा होगा FL साइन थीटा, F इंटू, अरे वहां x की जगह L लिए होंगे। हाँ बता दे रहे हैं, देखो क्या है, देखो FL साइन थीटा, ये क्या है FL साइन थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, इसको हम किसके रूप में लिखना चाहें सदिश रूप में, तो देखिए ये क्रॉस में है F क्रॉस L साइन थीटा, FL साइन थीटा भी लिखे है ना, FL साइन थीटा। अब ध्यान दे इधर, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखिए A क्रॉस B बराबर क्या होता है, A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा। रे बुढ़ाओ वेक्टर पड़ा है, ए क्रॉस बी बराबर क्या है ए बी, यहाँ पे FL साइन थीटा है, क्या है FL साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F क्रॉस में L, क्या लिखेंगे F क्रॉस में L, F क्रॉस में L। तो टॉ बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सदिश रूप इसका हो गया F वेक्टर क्रॉस में L वेक्टर। इसको हम इसका सदिश रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं सदिश रूप में, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है FL साइन थीटा लिखा होगा, कैसे नहीं लिखा होगा, ठीक है। FL साइन थीटा लिखा होगा, कैसे नहीं, ठीक है। टॉ बराबर FL साइन थीटा। अब आ रहे हैं हम लोग, अभी थीटा में वो लाए नहीं है, देखिए ये FL साइन थीटा है, ठीक। क्या बोला भाई, क्या बोला, समझ में नहीं आ रहा है अभी आ रहे, रुको और रुको रे भाई, अभी बता कह रहा है। अब मान लो इसको समीकरण नंबर 1, अब टॉ किस बात पर निर्भर करेगा, एक बार कंप्लीट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलाना नहीं समझ में आएगा तो हम है ना फिर कहाँ जा रहे हैं हम भाग के। चलो ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1। अब ये टॉ किस बात पर निर्भर करेगा, L पर और थीटा पर, L पर और थीटा पर। केस नंबर 1, केस नंबर 1, मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा, ध्यान दे इधर, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क बराबर FL साइन 0 डिग्री, FL साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर 0 डिग्री के कोण पर किसी चीज को घुमाएंगे तो उसका घूर्णन प्रभाव 0 होगा, उसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा 0 होगा, उसका घूर्णन प्रभाव 0 होगा। जैसे कोई भी चीज ऐसे है और ऐसे हम घुमाने खोज रहे हैं, घूमेगा, ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे हैं ऐसे, और दरवाजा को ऐसे तुम ऐसे करके अपना हाथ घिस रहा है दरवाजा में, तो दरवाजा घूमेगा, घूमेगा दरवाजा 0 डिग्री कम कब एंगल बनेगा, जब ऐसे तुम घिस रहा है दरवाजा, दरवाजा को घिसने पे ऐसे घूमेगा दरवाजा, नहीं ना घूमेगा, नहीं घूमेगा, तुम्हारा हाथ चोटिल हो जाएगा, घिसा जाएगा हाथ, लेकिन दरवाजा नहीं घूमेगा। बात समझा कि नहीं ब्रो, समझ गया। अब केस नंबर 2,
केस नंबर 2, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू कितना, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा, FL sin 90, FL sin 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो बराबर क्या होगा F क्रॉस में L, क्या हो जाएगा F क्रॉस में L। ध्यान दो, बल आघूर्ण सबसे न्यूनतम कम होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहता है, या फिर 180 डिग्री वाला भी देख लो। थीटा का वैल्यू कितना, केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब थीटा का वैल्यू कितना 180 डिग्री, तो FL 180 साइन 180 का वैल्यू लो 0, तो बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 या फिर सबसे न्यूनतम कब होता है, सॉरी टॉर्क का वैल्यू सबसे न्यूनतम या फिर 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। टॉर्क बल आघूर्ण सबसे अधिकतम कब होता है 90 डिग्री, ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे ऐसे जी, ऐसे ही हर स्थिति में 90 डिग्री थोड़ी होता है। मान लेते हैं ऐसे, ये हमारा चौखट है और ये हमारा, ये चौखट है, ये हमारा दरवाजा है, तो इसको खोलने के लिए ऐसे करेंगे, तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझा कि नहीं। अभी आ रहे हैं उसमें, तो टॉर्क का वैल्यू अधिकतम कब होता है 90 डिग्री के एंगल पर, टॉर्क का वैल्यू 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है अधिकतम। टॉर्क का वैल्यू मिनिमम या फिर 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब टॉर्क क्या होता है 0 होता है, तब टॉर्क क्या होता है 0 होता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, फटाफट एक बार सुन लीजिए। अभी तक हम लोग इस बात को सीखे बाबू कि अगर दो समान बल, यदि दो समान बल विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, यदि दो समान बल विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, तो तथा उनके क्रिया रेखा अलग अलग हो, तथा उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो ये पिंड घूर्णन प्रभाव दर्शाता है, या फिर ये पिंड घूमना शुरू कर देता है, या फिर ये पिंड घूमने का प्रयास करता है। उसको क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। और जो दोनों बलों में से कोई एक बल और इन दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। फिर से, बल और इनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहता है, बल आघूर्ण। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। तो इसका मतलब अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग इस बात को सीखे मेरे भाई, अभी हम लोग इस बात को सीखे मेरे भाई कि अगर दो समान बल विपरीत दिशा में क्रियाशील हो और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो वो पिंड घूमना शुरू कर देता है या फिर घूमने का प्रयास करता है, तो इस घटना को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मतलब होता है, सर बल आघूर्ण किसे कहते हैं, जब किसी पिंड में दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। तो इस बात को हम लोग समझ गए। अब देखिए, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, x है, और बल क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। आप यहाँ पे सर बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर सदिश आती है तो इसका दिशा क्या है, दिशा को आप n कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, n कैप से। किससे, n कैप से दिशा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी हमारा क्या आ गया, L sin थीटा। इससे हम पता कर सकते हैं कि सर घूर्णन प्रभाव कब ज्यादा होगा, जब किसी भी पिंड की लंबाई ज्यादा होगा तो उसका घूर्णन प्रभाव ज्यादा होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब घूर्णन प्रभाव ज्यादा होगा। जब जो है किसी पिंड का लंबाई कम होगा तो उसका घूर्णन प्रभाव कम होगा। जब किसी पिंड का, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब उसका घूर्णन प्रभाव कम होगा। अब हम इसका दैनिक जीवन के एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, तब हमारा बल आघूर्ण वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण या टॉर्क का मतलब समझ में आ गया।
बल युग्म का आघूर्ण मतलब दो बल लेंगे, उनका क्रिया रेखा अलग अलग होना चाहिए। तो दो बलों में से कोई एक बल और उनका क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है? लंबवत दूरी के कारण वो पिंड क्या शुरू कर देता है? घूमना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? घूमना शुरू कर देता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहेंगे? दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल साइन थीटा। टॉ बराबर क्या होता है? एफ एल साइन थीटा। ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? एक सदिश राशि। अब इसका मात्रक और विमा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। क्या बोला भाई? टॉर्क जो है दो बलों में से कोई एक बल, समान बल काम करता है। बल तो निर्भर करेगा, जितना बल लगाएगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना कम बल होगा उतना कम टॉर्क होगा। अब तुम ही सोचो ना भाई। हाँ, दोनों बल टॉर्क, हाँ दोनों तरफ समान बल ही लगता है तभी ये घूमेगा, नहीं तो एक साइड कम घूमे एक साइड ज्यादा घूमेगा तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा। समझा कि नहीं? टॉर्क बल पर निर्भर करता है। बल पर किसे निर्भर करेगा? अगर हम कम बल लगाएंगे तो ये घूर्णन प्रवाह कम दिखाएगा, इसका बल आघूर्ण कम होगा। अगर ज्यादा बल लगाएंगे तो ये ज्यादा जोर से घूमेगा। तुम ही सोचो ना भाई, ये मार्कर है, इस दोनों तरफ से हम कर रहे हैं, एकदम कम कम बल लगा रहे हैं तो इसका घूर्णन प्रवाह कम दिख रहा है कि नहीं? हम ज्यादा बल लग रहे हैं, जा तो ज्यादा घुमा कि नहीं? सिंपल मतलब है यार, सिंपल मतलब है, डोंट कंफ्यूज। चलो बताओ, आ जाए? कहा जितेंद्र बाबू माउंट जा रहा है? हम समझाते हैं ब्रो, समझाते हैं ब्रो, ये अरे समझाते हैं ब्रो, समझाते हैं ब्रो। रुको ब्रो, रुको ब्रो, रुको ब्रो, आने तो दो। अभी कभी इस बात को सोचा है? मात्रक और बीमा बाद में बात करते हैं, पहले इसके एग्जांपल ही समझाते हैं। एग्जांपल समझो, दो एग्जांपल बताते हैं। सबका घर में दरवाजा होगा, काठक दरवाजा, कोकर घर में नहीं है, दरवाजे नहीं है। अरे तो कोनो का होगा ना जी, है नया घर बनाया होगा इसलिए फैंसीदार बनाया होगा, नया घर बनाया इसलिए थोड़ा फैंसीदार बनाया होगा, सनमाइका का दिया होगा, चौखट दिया होगा, बढ़िया वाला स्टाइलिश चौखट, देखने से लगता है उसी को देखते रहे, ऐसा चौखट दिया होगा। हाँ चलो, अरे ध्यान दो, ये हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दो। ये मान लेते हैं दरवाजा का चौखट है, ये हमारा क्या है? दरवाजा का चौखट है। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, अरे बन रे भाव खाई भी बाधा बन गए हमने। चलिए, तो ये हमारा क्या है? दरवाजा है। अब दरवाजा में हमेशा खोलने का जो व्यवस्था होता है, खोलने या लगाने का, सेंटर लॉक या फिर जो कुंडी जिसको बोलते हैं कुंडी, वो हमेशा यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है। कभी इस बात को सोचा है कि कुंडी को मिस्त्री, कैसा कभी मिस्त्री कभी देखा है जिसको एकदम चौखट के सामने यहाँ पे कुंडी को लगाया होगा या फिर यहाँ पे कुंडी को लगाया होगा? जब भी देखा होगा यहाँ पे कुंडी लगाया है। इस बात को आज तक जीवन में सही सही ईमानदारी से बोलना कि ये सवाल कभी जीवन में आया है कि ये जो कुंडी लगाया है, ये कुंडी यहीं पे क्यों लगाया है? इस कुंडी को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? इस कुंडी को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? कुछ तो रीजन होगा ब्रो कि इस कुंडी को यहाँ पे लगाया जाए। कहीं ना कहीं मैंने जीवन में यूज कर रहे हैं साइंस का, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप किसी और सपने में डूबे हुए हैं। आपका सपना कोई अलग है, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? आपका ये ख्याल आ ही नहीं सकता है। आपके सपने बिल्कुल औरों से अलग रहता है। आप सोचते हैं क्या खाई होगी, वाह कैसा मेकअप लगाई होगी, अभी हम सामने से देखते तो वाह मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता। लेकिन ये सपना कभी नहीं आया, ये चीज जीवन में कभी नहीं सोचा कि भैया कुंडी जो लगाया है यहीं पे काहे लगाया, ये बीच में और यहाँ पे काहे नहीं लगाया?
चलो अब सुनो, अब सुनो तर्क का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ये जो है, अब ध्यान दो जी, अब कॉन्सेप्ट सीखो। ये जो है ना, ये हमारा चौखट है। साइंस के हिसाब से इस चौखट को घूर्णन अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? घूर्णन अक्ष कहेंगे। घूर्णन अक्ष से, हाँ ब्रो, हाँ बतिया लो। अब यहां देखो, घूर्णन अक्ष से पॉइंट ए की जो दूरी है, घूर्णन अक्ष से पॉइंट ए की जो दूरी है, मान लेते हैं ये R1 है। क्या है? R1 है। घूर्णन अक्ष से पॉइंट बी की जो दूरी है वो क्या है? R2 है। घूर्णन अक्ष से पॉइंट सी की जो दूरी है वो R3 है। पॉइंट सी में घूर्णन अक्ष से पॉइंट सी की जो दूरी है वो क्या है? R3 है। क्या है? R3 है। अब देखिए, सबसे ज्यादा दूरी किसका है? सबसे ज्यादा दूरी किसका है? बिंदु सी का। बिंदु सी का सबसे ज्यादा दूरी है। घूर्णन अक्ष से सबसे ज्यादा दूरी किसका है? बिंदु सी का। उसके बाद किसका है? बिंदु बी का। उसके बाद क्या है? बिंदु ए का। मतलब R3 का, R2 का, उसके बाद R1 का। R3 का, R3 का, R2 का, उसके बाद R1 का। बल आघूर्ण क्या कहता है? बल आघूर्ण इस बात को कहता है कि किसी भी पिंड की लंबाई या फिर उसकी दूरी जितना ज्यादा होगा, उसका घूर्णन प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। उसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। किसी पिंड की दूरी या फिर उसकी लंबाई जितना ज्यादा होगा, उसका घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी जितना ज्यादा होगा, उसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बिंदु सी से घूर्णन अक्ष की दूरी सबसे ज्यादा होगा। बिंदु सी से घूर्णन अक्ष की दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है। जब बिंदु सी से घूर्णन अक्ष की दूरी सबसे ज्यादा है, तो इसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जब बिंदु बी पर आएंगे तो बिंदु सी की अपेक्षा इसकी दूरी क्या हो गई होगी? घट गई होगी। घूर्णन अक्ष से इसका दूरी क्या हो गई होगी? घट गई होगी। तो इसका घूर्णन प्रभाव बिंदु सी की अपेक्षा बिंदु बी पर कम हो गया होगा। और जब बिंदु ए पर आएंगे तो उसका घूर्णन प्रभाव बिंदु बी की अपेक्षा बिंदु ए से घूर्णन अक्ष की दूरी और कम हो गई होगी। कम हो गई होगी, तब उस स्थिति में ये इसका घूर्णन प्रभाव और कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साइंस यूज हुआ कि नहीं हुआ? कहां पे कॉन्सेप्ट आया? इस बात से हम समझे कि नहीं समझ सकते कि ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ये घुमा रहे हैं, तो ये घूर्णन गति हो रही है यहाँ पे। और घूर्णन गति में ये कहता है कि किसी भी पिंड का घूर्णन प्रभाव तभी ज्यादा होगा जब इसका घूर्णन अक्ष से दूरी ज्यादा हो। बातों को समझिए, प्यार से समझिए, मजे से समझिए, साइंस के कहानी से समझिए, तभी आपको साइंस मजे से समझ में आएगा। आप इस चीज को अब अपने आप में फील कर सकते हैं। अब अपने आप में इस चीज को फील कर सकते हैं कि ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ये हमारा पॉइंट सी है। घूर्णन अक्ष से बिंदु सी की दूरी ज्यादा है, जिसके कारण इसका दूरी ज्यादा होने पर घूर्णन प्रभाव ज्यादा होगा। आराम से घुमा लेंगे आप इसको, एक अंगुली में घुमा सकते हैं। वाह 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 वाह, घुमा सकते हैं कि नहीं? जैसे आप बिंदु बी पर आइएगा, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका घूर्णन प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि उसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा? कम हो जाएगा। टॉर्क बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आपका टॉर्क ज्यादा होगा। यहाँ पे ए मतलब बिंदु, यहाँ पे घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी क्या है? बहुत कम है, जिसके कारण इसको घुमाने में और दिक्कत होगा। इस बात को फील कर पाए? और एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। कभी तो याद कीजिएगा, हाँ एक मास्टर रहा करता था,
हंसाता था भी, पढ़ाता था भी, खिलाता भी था। चलो अब पेचकश या फिर क्या बोलते हैं, चापाकल का हैंडल, ठीक है ना। हैंड पंप वाला समझ लो, उसके बाद पेचकश वाला समझा दो। चापाकल का ये पानी है और ये चापाकल का हैंडल है। ये दिल बन गया ना, धड़कन बना रहे, ये धड़कन बन गया का, सही चापाकल से पानी निकल रहा है और ये इसका धड़कन है। चलो ठीक है यार, हमको क्या मतलब है, हमको बस समझाने से मतलब है। ये पानी गिर रहा है, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा घूर्णन अक्ष है। ये हमारा क्या है, घूर्णन अक्ष है। अब इस घूर्णन अक्ष से आप 2-3 बिंदु लीजिए। अब मान लेते हैं ये हमारा एक बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है और ये हमारा क्या है, बिंदु सी है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r3। अब आपको खुद अब कोई किसी को समझाने बोलेगा तो आप उसको समझा सकते हैं, समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं। बोले क्या सर कैसे समझेंगे, सुनिए सर, ये हमारा घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष से बिंदु ए की दूरी क्या है, बहुत कम है। दूरी कम है तो उसका घूर्णन प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। दूरी कम है, इसके कारण इसका घूर्णन प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा और हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। कभी आप सोचे हैं जाके कि हम एकदम गोड़वा में जाके पकड़ेंगे हैंडलवा को और ऐसे चलाएंगे, कभी कभी सोचे होंगे, इस बात को सोचे होंगे कि यहाँ बल हमको काहे ज्यादा लग रहा है। बल तो लगेगा ज्यादा, बीच में आइएगा तो उसके अपेक्षा थोड़ा कम लगेगा। एकदम गोड़ा में आ जाएगा तो हचाहट चलाइएगा, एक ड्रम पानी भर दीजिएगा, तो है ना बोल रहे हैं। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक का घूर्णन अक्ष की दूरी क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण इसका घूर्णन प्रभाव क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ से यहाँ तक घूर्णन अक्ष की दूरी क्या है, थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा इसके अपेक्षा थोड़ा आसान होगा घुमाने में। इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, और ज्यादा है, तो इसको और आसानी से घुमा सकते हैं। इसलिए हैंडपंप को जो है ज्यादा बड़ा बनाया जाता है ताकि उसको एकदम गोड़ा में पकड़िए और उसको हिलाइए तो आपको जो है कम बल लगेगा और आराम से ये घूम सके। ठीक है, बात समझे कि नहीं, समझ गए। अब पेचकश वाला, जैसे मान लेते हैं कोई, मान लेते हैं कि हमारा कोई नट है, ठीक है, और ये हमारा कोई पेचकश है, तो हमको घुमाना इस पॉइंट पर है। देखो जी, हमको क्या है, घुमाना है इस पॉइंट पर है, तो ये हमारा घूर्णन अक्ष है। सबसे पहले पता करने के लिए आपको घूर्णन अक्ष पता करना पड़ेगा, रोटेशनल एक्सिस पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या है, सी है। घूर्णन अक्ष से इसका दूरी क्या है, r1 है, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, r2 है, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, r3 है। तो घूर्णन अक्ष से दूरी जितना कम होगा उसका घूर्णन प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। एकदम गोड़ा में ले जाके नट को खोलने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं खुलेगा और बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। एकदम गोड़ा में एकदम ऊपर में जाके यहाँ पे एकदम कम, यहाँ से डिस्टेंस कम है कि नहीं, आप एकदम पेचकस को एकदम नीचे में पकड़िए, ऐसे घुमाइए, घूमेगा नटवा, नहीं घूमेगा। एकदम यहाँ पे पकड़िए और नीचे ऐसे है तो अब उसको चलेगा तो घूम जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये हमारा घूर्णन अक्ष, अरे बल ज्यादा लगेगा यार, अरे यार, तो एक समझता 5 नहीं समझता है। मेरा दिल गार्डन गार्डन था लेकिन तुम तोड़ दे रहा है। तब पेचकस बड़ा क्यों बनाया जाता है, इसका जो जहां पे खोलना रहता है वो उसका घूर्णन अक्ष होता है और उसका दूरी जितना ज्यादा होगा उसका घूर्णन प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा और उसको आसानी से उतना ही आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बल आघूर्ण और बलयुग्म का आघूर्ण था। अब हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। उम्मीद करेंगे ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करें जड़त्व आघूर्ण। हाँ सर, हाँ भाई न्यूमेरिकल है, सवाल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। चलो कुछ पूछना है नीतीश बाबू, चलो भाई आगे बढ़े। चलो क्या हुआ, थीटा का वैल्यू अलग अलग, थीटा इसको ये हम दूरी के बारे में एग्जांपल दिए, उसी तरह थीटा के बारे में अगर 90 डिग्री के एंगल पर किसी चीज को घुमाएंगे, जैसे ये हमारा घूर्णन अक्ष है और इसको हम ऐसे घुमाना चाहेंगे या फिर
इसको हम इसको घुमाएंगे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो आराम से घूमेगा। अब मान लेते हैं कि इसको तुम ऐसे करके घुमाएगा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा, इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा तब ना हैंडपंप घूमेगा, ऊपर नीचे करेगा तब ना हैंडपंप घूमेगा, ऐसे करके घुमाएगा, ऐसे करके, तो हैंडपंप ऐसे करके घूमेगा, ऊपर नीचे घूमेगा नहीं घूमेगा, तो इसका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। उस स्थिति में क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। समझा, सिंपल मतलब। चलो अब हम लोग आते हैं जड़त्व आघूर्ण में। चलो भाई जड़त्व आघूर्ण को समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए सबसे पहले जड़त्व के मतलब क्या होता है ये बता दो। इनर्शिया पढ़ते हैं, नॉट इनर्शिया, इसको इनर्शिया पढ़ते हैं ब्रो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको बता दो सबसे पहले आप इस बात को कि हमको सबसे पहले आप इस बात को बता दो कि जड़त्व क्या होता है। अरे यार आता हूं ना गुरने, पहले तो ये बता दो जड़त्व क्या होता है। हाँ जड़त्व क्या होता है ये बताओ, जड़त्व व्हाट इज इनर्शिया। हाँ बताओ नवीन भाई। ये गति का पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम बोल रहा है। ठीक है ये ठीक है, लेकिन जड़त्व का मतलब कॉन्सेप्ट याद है। जड़त्व कैसा बल है, जड़त्व बल कैसा बल है, भूल गेलू हो किताबें ना सब भूल गेलू हो। सब अपना दुनिया में डूबल है यार, किसी को बाकी से मतलब है नहीं, सब मतलब है अपना दुनिया से। अपना बतिया अपने वाली से, दूसरे से कुछ मतलब है नहीं ना भाई। ओ तुमको 10-15 से मतलब रहता है, एक दो में तुम एक दो में संतुष्ट नहीं होगा, तुम खतरा है जी, हमसे ज्यादा खतरा लगा तुम्हें। चलो अब जड़त्व आघूर्ण को समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए जड़त्व, चलो जी जड़त्व को समझो। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व बल का मतलब होता है विरोधी बल। जड़त्व बल एक कैसा बल है, विरोधी बल। आघूर्ण का सिंपल मतलब होता है घूमना। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब घूमना। और जड़त्व का मतलब क्या होता है, विरोधी बल। जड़त्व का मतलब क्या होता है, विरोधी बल। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूमना। मतलब घूमना मतलब वो कैसा गति कर रहा होगा, घूर्णन गति कर रहा होगा। कैसा गति कर रहा होगा, घूर्णन गति कर रहा होगा। तो जड़त्व आघूर्ण का मतलब तो निकल गया। जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा हो, जब कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा हो तो उस पिंड का अगर कोई बल विरोध करता है तो उस विरोधी बल को जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। वाओ नाइस कॉन्सेप्ट सर, प्लीज गिव एग्जांपल सर। वाओ वाओ, अब हमको एक एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल को समझते हैं, इसका क्या एग्जांपल है, ठीक है ना। देखिए अगर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उस घूर्णन गति का विरोध करना क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। कोई दिक्कत तो नहीं। जड़त्व आघूर्ण को आई से सूचित करते हैं। जड़त्व आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, आई से। और आई बराबर क्या होता है, बुढ़ा उसका फार्मूला पूछ रहे हैं ना रे, mr²। जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या होता है, mr²। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, mr²। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, mr²। तो घूर्णन गति का मतलब होता है कि यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा हो तो घूर्णन गति करने का जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। उसको क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। अगर गति कर रहा है उसका जो विरोध करता है उसको जड़त्व बोलते हैं, जड़त्वीय बल। क्या कहते हैं, अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसको जो विरोध करता है उसको कहते हैं जड़त्वीय बल। लेकिन अगर कोई पिंड अगर घूर्णन गति कर रहा है और घूर्णन गति का कोई विरोध करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। सर एक एग्जांपल दे दीजिए और मजा आ जाएगा।
हमको सर और एक एग्जांपल दीजिए ना, मजा आएगा। देखिए एक एग्जांपल, गोरू गाड़ी का चाका देखा है? अरे मस्त मस्त एग्जांपल देंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। गोरू गाड़ी का चाका देखा होगा, इस तरह से एक बड़का सा हॉल रहता है, ऐसे लड़की रहता है, लकड़ी रहता है ना, मिस्टेक बिगाड़ में पार। ये हमारा घोड़ी क्या है, घोड़े गाड़ी का चाका है, ठीक है ना। काफी छोटा में कुलेली किया है, जैसे कि नहीं, जैसे गोल गाड़ी का चाका कोई लेके जा रहा है ऐसे करके, और जाते जाते बीच में मांस घुसा दिया। हाँ, तुम लोग का टाइम में ट्रैक्टर आ गया था, लेकिन हम लोग का समय में हुआ है, हम लोग का समय में चीज हुआ है, कोई चाका लेके जा रहा है, कोई आओ रे ना, चलते चलते करके लेके वो मांस घुसा दिया है। तो इसका सिंपल मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कोई ये गोरू गाड़ी है, ठीक है, ये गोरू गाड़ी क्या है, तो ये गोरू गाड़ी जो चल रहा है, ये जो चक्का चल रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है। कैसे गति? घूर्णन गति। अब चलते चलते ये चाका में हम क्या कर दिए, एक वो बांस घुसा दिए हैं, हम किए हैं भाई। तो ये घूर्णन गति में क्या कर दिया, ये हॉल में वो क्या घुसा दिया, एक बांस घुसा दिया। अब इस घूर्णन गति का ये बांस विरोध किया कि नहीं किया? तो घूर्णन गति का विरोध कर रहा है, तो घूर्णन गति है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये जड़त्व आघूर्ण का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? जड़त्व आघूर्ण का एग्जाम्पल हो गया कि जब कोई चक्का घूर्णन गति कर रहा होता है, तो उस पर कोई दृढ़ पिंड का उस क्या बोलते हैं होल के अंदर घुसा देना, वो क्या करेगा, वो दृढ़ पिंड उस घूर्णन गति का क्या करेगा, विरोध कर देगा। तो जब कोई घूर्णन गति पे कोई बाहरी बल लगाते हैं, तो उस पर वो बाहरी बल उसका क्या काम करता है, जड़त्व आघूर्ण का काम करता है। क्या काम करता है? जड़त्व आघूर्ण का काम करता है। और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, अब जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला सर किस किस पर निर्भर करेगा, इस बात को समझिए। इसका द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई बराबर क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? आई बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये निर्भर करेगा कि ये पिंड का द्रव्यमान कितना है, ये निर्भर करेगा पिंड का द्रव्यमान कितना है। एम आर स्क्वायर, वही तो बोल रहे हैं, एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अब ये किस किस बात पर निर्भर करेगा, इस बात को समझो। ये निर्भर करेगा कि इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना, और ये घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी क्या है। मान लेते हैं आर दूरी है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो एम गुना आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको गुना करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आएगा। किसका फॉर्मूला आएगा? जड़त्व आघूर्ण का क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। अब हम फटाफट इसका मात्रक देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक देखिए, आई बराबर ये क्या है हमारा, एम द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? एक सदिश राशि होता है जिसका मात्रक क्या है? केजी। आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर। आई बराबर केजी मीटर स्क्वायर हो गया। इसका क्या हो गया? ये इसका मात्रक हो गया। बीमा क्या हो जाएगा? एम एल का पावर में 2 टी का पावर में 0। ये इसका क्या हो जाएगा? बीमा। ये क्या है? एक सदिश राशि। ये क्या है? ये एक सदिश राशि, ठीक है, हो गया, खत्म। तो ये हमारा जड़त्व आघूर्ण संतुष्ट। लो चलिए अब देखिए, टाउ बराबर क्या होता है? एफ क्रॉस में एल। एफ क्रॉस में एल। टाउ बराबर क्या होता है? एफ क्रॉस में एल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एफ मतलब पास्कल, बल का मात्रक पास्कल होता है ना, बल का मात्रक पास्कल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये हमारा क्या है? एल। एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर मीटर। तो टर का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। टर का मात्रक क्या हो जाएगा? तो टर का मात्रक निकालना आसान है कि नहीं? किसी का मात्रक निकाल सकता है फॉर्मूला पता रहने पर। बल का विमेय सूत्र बताओ। बल का MLT का पावर में -2, MLT का पावर -2। और L मतलब क्या होता है? लंबाई। L मतलब लंबाई, लंबाई का विमा क्या होता है? L। लंबाई का विमा L होता है। तो बराबर
m, l का पावर में 1, l का पावर में 1, तो l का पावर में 2, t का पावर -2, तो टॉर्क का बीमा क्या हो जाएगा? m l का पावर में 2, t का पावर -2। ठीक है, ये टॉर्क का मात्रक ये बीमा हो गया, और ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक और बीमा हो गया। अरे तू समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? है क्या बोला? भाई सिखाए हैं 1 महीना लगा के, तुम तब मजे कर रहा था जीवन में। 3 महीना बाद तुम इंटर में एडमिशन लिया है, 2 महीना के बाद क्लास ज्वाइन किया है, 1 महीना आराम से मस्ती किया है, बोलता है सही समझ में आएगा। 1-1.5 महीना तो ये हो गया, क्या हो गया? ये इसका मात्रक और बीमा हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़े? बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, इसके बारे में टोटल कॉन्सेप्ट जाने, एग्जांपल जाने। दोनों लगभग एक ही चीज है, ठीक है ना, और इसका मात्रक और बीमा जाने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सवाल करते हैं फटाक से। सब बोल रहा होगा, सब छोड़ दीजिए। कोनिया सम्यक को अगला क्लास में समझते हैं, एक ही दिन में सब समझा देंगे तो भूल भाल जाएगा। संडे को अगर क्लास रखेंगे तो इसको खत्म करना है। हाँ, घूर्णन गति के लिए समीकरण वो नहीं हुआ है। चलो घूर्णन गति के लिए अब समीकरण लिखते हैं। ये सारा कुछ समझ में आ गया ना? देखो तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी हम लोग बल युग्म का आघूर्ण, फिर पढ़े बल आघूर्ण, फिर हम लोग जड़त्व आघूर्ण, ये सब का मात्रक, बीमा और एग्जाम्पल सब समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? उससे पहले हम लोग क्या समझे थे? द्रव्यमान केंद्र को समझे थे। उससे पहले हम लोग क्या समझे? घूर्णन गति को समझे थे। फिर हम लोग क्या समझे थे? बेस एंड रिजिड बॉडी को समझे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग गति का समीकरण, घूर्णन गति का समीकरण को लिखते हैं। घूर्णन गति का क्या लिखते हैं? समीकरण। ध्यान दे इधर, जिसको मिटाया जाए तो सब लिखा हुआ है ना, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं, आगे मिटाते हैं तब, आगे नहीं इसको मिटाते हैं। बारे भाई वाह, कैसन मास्टर हो जी, कैसन मास्टर। 3 चैप्टर है ना रे भाई, अभी 5 गो चैप्टर है। ये 12 वाला दिसंबर में निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा लंबा क्लास लेके खत्म कर देंगे फरवरी तक। 5 गो चैप्टर ना, 7 गो चैप्टर पहला बुक में, ये 6ठा चैप्टर चल रहा है। इसके बाद 1 चैप्टर और होगा। दिसंबर में एक किताब खत्म कर देंगे, जनवरी फरवरी 2 महीना में रेगुलर क्लास लेके, और वो दोनों किताब खत्म, एक वो किताब खत्म कर देंगे। 5 चैप्टर है, उसमें 5-6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें लैंग्वेज ज्यादा है, डेरिवेशन नहीं, लैंग्वेज ज्यादा है, डेरिवेशन नहीं, इसलिए थोड़ा कम समय लगता है वहां पे। चलो शुरू करें। चलो भाई, गति का समीकरण हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? गति का समीकरण कौन कौन ऐसा खचरा लड़का है जिसको गति का समीकरण याद नहीं? बोलो जी, तपन बाबू, तपन बाबू बताओ गति का समीकरण। वाह तपन, your trophy is nice looking। बिना गया तो बोलते हैं हम बिना गए हैं सर, चिंता गया है। अच्छा से बैठो, घूमो से ना, वैसा नहीं होता। चलो इधर देखो नवीन भाई, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। होता है कि नहीं होता है? जब कोई पिंड गति करता है तो उसका समीकरण होता है, तो अगर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा होगा तो क्या उसका कोई समीकरण नहीं होगा? होगा तो भैया, अगर कोई पिंड गति करता है, रेखीय गति कर रहा है, तो उसका तो कोई समीकरण होता है, जिसको हम लोग अभी देखे। आप अपने नजरों से देख रहे हैं, अलग निगाहों से देख रहे हैं इस चीज को, कि गति का 3 गो समीकरण है। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2as। ये गति का कितना समीकरण है? 3 समीकरण। ये किस गति के लिए है? रेखीय गति के लिए। किस गति के लिए? लेकिन हम लोग जो है घूर्णन गति को भी पढ़ लिए हैं, हम लोग जो है घूर्णन गति भी पढ़ लिए हैं, तो उसका भी तो कोई समीकरण होगा, उसका भी तो कोई समीकरण होगा, होगा कि नहीं? तो क्या होगा बता दीजिए। देख के सब सकता है, देख के सब सकता है, बिना देखे जो बताता है वही महान होता है।
चलो इधर देखो, घूर्णन गति के लिए समीकरण, घूर्णन गति के लिए समीकरण, घूर्णन गति का समीकरण, किसका समीकरण? घूर्णन गति का समीकरण। ध्यान दीजिए ना, चक्कर पकड़ मत करो ज्यादा, पनवा कर रखो, किसको टाइपिंग कर रहा है? तो इधर देखो, ये भी को क्या कहते हैं? अंतिम वेग। भी को क्या कहते हैं? भी को कहते हैं अंतिम वेग। यहाँ पे घूर्णन गति में अंतिम वेग को कहेंगे कोणीय अंतिम वेग। क्या कहेंगे सर? कोणीय अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? ओमेगा से। कोणीय अंतिम वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ये U को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। U को क्या कहते हैं? यहाँ पे होगा कोणीय प्रारंभिक वेग। क्या होगा यहाँ पे? कोणीय प्रारंभिक वेग। कोणीय प्रारंभिक वेग को ओमेगा नॉट से सूचित करते हैं। किससे? ओमेगा नॉट से। किससे सूचित करते हैं? ओमेगा नॉट से। यहाँ पे होता है त्वरण, वहां पे क्या होता है? कोणीय त्वरण। क्या होता है? और कोणीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? थीटा से। कोणीय त्वरण को थीटा से सूचित करते हैं अल्फा से। तो ये तो कोणीय त्वरण को किससे सूचित करेंगे? अल्फा से। तो क्या लिख देंगे? अल्फा। और यह समय है, तो समय की जगह क्या लिख देंगे? तो आज ये हमारा घूर्णन गति का पहला समीकरण क्या होता है? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। घूर्णन गति का पहला समीकरण क्या होता है? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये किसका समीकरण है? घूर्णन गति का पहला समीकरण। घूर्णन गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखो, ये एस हमारा क्या है? दूरी या विस्थापन। एस हमारा क्या है? दूरी या विस्थापन। वहां पे क्या होता है? कोणीय विस्थापन। वहां पे क्या होता है? और कोणीय विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे सूचित करते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर ये हमारा U है। U को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, कोणीय प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं? ओमेगा नॉट से। ओमेगा W नहीं पढ़ते हैं इसको, ओमेगा नॉट पढ़ते हैं। अच्छा से बैठो जी, अच्छा से बैठो। तुम यार लगता है यहाँ पे कुछ खाने उन्हें आया है। तो U को किससे सूचित करते हैं? ओमेगा नॉट से। और यहाँ पे T है प्लस 1/2। त्वरण है, तो त्वरण यहाँ पे कोणीय त्वरण को, कोणीय त्वरण को अल्फा, तो अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे अंतिम वेग है, तो यहाँ पे हो गया ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारा घूर्णन गति का क्या हो गया? समीकरण। घूर्णन गति का क्या हो गया? समीकरण। जहां पे ओमेगा जो है हमारा अंतिम कोणीय वेग है। क्या है? अंतिम कोणीय वेग। जो नहीं लिखा है लिख लो, अंतिम कोणीय वेग। ओमेगा नॉट क्या है? प्रारंभिक कोणीय वेग। प्रारंभिक कोणीय वेग। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? ये हमारा किसका समीकरण है? घूर्णन गति का समीकरण। चलो आगे बढ़ेंगे, इतने रहने दे, छोड़ देंगे। रुक रुक बोलो। क्या क्वेश्चन है? कार्बन का द्रव्यमान में क्या है? कार्बन का 12 ऑक्सीजन का होगा 2। उसके बाद हमारा एक्स का दूरी पहले से शुरू होगा। दूरी ये शुरू में जो है उसके बाद 1.8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमारा M1 चलो तो ये सब सवाल कॉपी में एक बार कॉपी में उतार लेना, ठीक ना? कॉपी में क्या कर लेना, जितना भी सवाल भेजा उसको उतार लेना, एक एक करके कॉपी में कम से कम उतार तो लेना। बोलो जी क्या? वो द्रव्यमान केंद्र वाला है नहीं? बोला तो सही लग रहा है, द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला लगाया। तो जितना बनेगा कम से कम उतना तो ट्राई कर लेना भाई, ठीक है ना? उतना ट्राई करना। हाँ भाई, हाँ तो 3-4 जितना भी बनेगा ट्राई करना। अगला क्लास में हम कोणीय वेग, कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत,
ये दोनों को पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सवाल आएंगे। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोणीय वेग और कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक ना, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत। नोट में कुछ कुछ पॉइंट लिखना है, उसको हम भेज देंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, नोट करके, नोट 1 नोट 2 करके, है ना, उसको लिख लीजिएगा। हाँ, और उसके बाद हम अगला क्लास में ये दोनों टॉपिक पढ़ा के और न्यूमेरिकल सवाल करेंगे। समझा कि नहीं? दोनों टॉपिक पढ़ा के क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल सवाल जितना है उसको कॉपी में नोट करना है, एक बार सॉल्यूशन को देखना है, उसके बाद समझना है, नहीं समझ में आएगा तो रहने दीजिएगा, लेकिन कॉपी को सवाल को कॉपी में लिख के जरूर आइएगा, ताकि हमको सवाल लिखाना ना पड़े, हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉपी में सवाल को लिख लीजिएगा। बात समझा ब्रो? चलिए, तो ये करके आइएगा ना, प्रॉमिस? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन आपके लिए बढ़े और हमेशा हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।